हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक ऐसा टॉपिक है जिस पर शायद ही कोई बात करना चाहता होगा, लेकिन मैं करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ बातें होती है जो हम किसी से शेयर करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। तो मैं एक प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला है जिसके ज़रिए मैं आप तक आपको अपनी बात बताना चाहती हूँ और कोई मैसेज भी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा जो मैसेज है सभी के पास पहुँच जाए और शायद कुछ सुधार हो सके, इसीलिए। तो काफ़ी साल पुरानी बात है, एक मेरी फ्रेंड थी, हम अच्छे काफ़ी दोस्त थे और हम एक ही जगह जॉब करते थे। तो काफ़ी अच्छी तरह से हमारी दोस्ती हो चुकी थी। तो वो अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर किया करती थी, साथ में हम आना जाना करते थे। तो बहुत अच्छी थी वो सिस्टर हमारी। तो अचानक उनकी जॉब वहाँ से छूट गई थी और मैं वहीं जॉब कर रही थी। तो बड़ा ही दुख हुआ मुझे उनकी जॉब चले जाने पर और उनके जाने से। लेकिन हमारे फ़ोन पर टच में बात हुआ करती थी, हम बात किया करते थे। तो फिर कुछ सालों बाद मैंने भी वहाँ से जॉब छोड़ दी और मेरा उनसे कॉन्टैक्ट टूट भी गया और काफ़ी दिनों तक उनसे मेरी बात भी नहीं हुई। काफ़ी महीनों बाद फिर उनकी एक बार कॉल आई मेरे पास और उन्होंने बोला कि उन्होंने एक पार्लर खोल लिया है। हम पार्लर में ही जॉब किया करते थे। उन्होंने उन सिस्टर ने बोला, वो उम्र में मुझसे बड़ी थी तो मैं दीदी बोला करती थी। तो मैंने उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं उनके पार्लर में जॉब करना चाहती हूँ या नहीं। तो मैंने बोला उनसे कि मैं अपने घर फैमिली से पूछ के बताऊँगी। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की ताकि मैं उनके यहाँ जॉब कर सकूँ। फिर मैंने जब फैमिली वालों से पूछा तो उनका जो घर था ना वो काफ़ी दूर था। तो मेरा वहाँ से आना जाना बड़ा ही मुश्किल होता। जब मैंने फैमिली से बात की तो दूर होने की वजह से उन्होंने मेरी फैमिली ने मुझे अलाउड नहीं किया। तब मैंने उन्हें दीदी को फ़ोन करके बोला कि नहीं, मेरे को फैमिली अलाउड नहीं कर रही है, मना कर रहे हैं सब, तो मैं नहीं आपके पार्लर में जॉब कर सकती। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि नहीं, अगर फिर भी अगर चाहते हो तो कर लेना। मैंने कहा नहीं, ठीक है, कभी हाँ करेगी फैमिली तो मैं हाँ कर दूँगी। तो इसी तरह हम काफ़ी मतलब बातचीत करते थे और एक दूसरे की मतलब वो अपनी हर बात हर प्रॉब्लम मुझसे शेयर किया करती थी। फिर मैं अलग जॉब करने लगी और अपनी जॉब में मैं बिज़ी भी हो गई, वो अपने पार्लर में बिज़ी हो गई, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से हमारी बात नहीं हुई। शायद हमारे 7-8 महीने तक हमारी कोई बात नहीं हुई। ये जो मैं बात बता रही हूँ, इस बात को आज से कम 14 या 15 साल हो चुके हैं, जिस बात के बारे में बता रही हूँ मैं। तो काफ़ी दिन से हमारी बात नहीं हुई, 7-8 महीने बाद फिर अचानक हमारी बात हुई। तो बात होने के बाद जब मुझे पता चला कि उनकी तबीयत ख़राब है, बहुत बीमार थीं, तब मुझे बड़ा दुख हुआ कि अचानक इस तरह से कैसे बीमार हो गई हैं। फिर मेरा दिल नहीं माना कि क्योंकि वो बहुत अच्छी थी नेचर में, बहुत ही मतलब सबसे बहुत प्यार करती थी, सबसे अच्छे से बात करना और मदद करना, मतलब उनका जो नेचर था ना एकदम बहुत अच्छा था। तो फिर मैंने फैमिली वाले से पूछा कि मुझे उन दीदी को देखने जाना है। तो फिर जो मैं उनको देखने गई, देख कर आई तो वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो चुकी थी। तो हमने उन्हें देखा और काफ़ी देर बातें की इधर-उधर की और उनके काम के बारे में। तो उनका पार्लर बंद हो चुका था, उनके बीमार होने की वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ था उनका। तो फिर उनको थोड़ी देर हम कम से कम 2-3 घंटे तक हम उनके घर पे ही रहे थे और उनसे बातचीत करते रहे, हँसी मज़ाक करते रहे, कुछ पुरानी कुछ नई। उसके बाद मैं घर आ गई। फिर उसके काफ़ी 1-2 बार और मेरी बात उनसे होती रही, लेकिन फिर मैं काम में बिज़ी होने की वजह से मैं फिर से उनसे मेरा टच टूट गया और मैं उनसे बात नहीं कर पाई। तो काफ़ी दिनों बाद फिर
कम से कम 2 से 3 महीने बाद ही मुझे फिर उनकी याद आई और मैंने उन्हें फ़ोन किया। तो फ़ोन उनके हस्बैंड ने उठाया। जब मैंने उनके हस्बैंड से पूछा मुझे दीदी से बात करनी है, मुझे दीदी से बात करा दीजिए, तो उनके हस्बैंड ने बोला कि वो अस्पताल में एडमिट है। मुझे बड़ा दुख हुआ सुन के कि अभी तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, कई महीने हो चुके थे उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई थी, तो वो अस्पताल में भर्ती हो चुकी थी। फिर मैंने उनसे अस्पताल के बारे में पूछा कि उन किस अस्पताल में है। फिर हम उन्हें देखने अस्पताल में गए। जब मैं उन्हें देखने गई तो सारा रूम में उनका मतलब किस रूम में है सब कुछ मैंने उनके हस्बैंड से पूछ लिया था और मैं उन्हें देखने गई। जब मैं देखने गई तो उनके बेड के पास कोई भी नहीं था उस रूम में, सिर्फ दीदी लेटी हुई थी। दीदी सो रही थी इसलिए मैंने उन्हें जगाया नहीं और मैं उनके पास बैठ गई सिर्फ और उनके जगने का इंतज़ार करती रही कि वो जगेंगी तब मैं उनसे उनका हाल चाल पूछूंगी। और मैं ये भी इंतज़ार करती रही कि शायद उनके घर से कोई आने वाला होगा तब मैं जाऊं, लेकिन मेरे को बैठे बैठे 1 घंटा ही हो गया था और मैं काफ़ी देर इंतज़ार करती रही। वो दीदी जगी नहीं थी, पर मेरे को जगाना उठाना भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं नहीं जगाया उन्हें। तब एक नर्स आई मेरे पास और वो पूछने लगी कि इनके पास इनकी फैमिली से हो आप, मुझसे पूछने लगी। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनकी फैमिली से तो नहीं हूँ, पर मैं इन्हें जानती हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर के पास चलिए। फिर मैं डॉक्टर के पास गई और उन्होंने नर्स ने बोला इनकी जो फ़ाइल है, जो होती है ना, जो एडमिट वगैरह करते हैं या कोई टेस्ट वगैरह करते हैं तो एक फ़ाइल बन जाती है। तो उनकी फ़ाइल लेकर मुझे डॉक्टर ने बुलाया और मैं उनकी फ़ाइल लेकर डॉक्टर के पास गई। तब उन डॉक्टर ने बताया कि आप इनके क्या लगते हो, तो मैंने बोला कि मैं सिर्फ इनकी ऐसी दोस्त हूँ। तो उन्होंने बोला, तो डॉक्टर ने बोला कि 1 हफ्ते से भी ज़्यादा मतलब 10 दिन से हो गए हैं, इनके फैमिली से यहाँ कोई नहीं आया है और आज आप आए हो। मुझे बड़ा हैरानी हुई मैं कि 10 दिन से इनकी फैमिली का कोई इनके पास नहीं आया है, ऐसा क्यों हुआ है। डॉक्टर की बातें सुन के मैं बहुत हैरान भी थी, परेशान भी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इनको काफ़ी बीमार हैं और इनका इलाज चल रहा है और कोई इनके फैमिली से यहाँ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि इनकी जो दवाइयाँ हैं आपको इस रूम में जाना होगा और आपको इनका ब्लड सैंपल दिए जाएंगे और आपको जाना है ऊपर, मतलब एक रूम था वहाँ टेस्ट के लिए ब्लड भेजना था। ब्लड उनका मतलब मेरे ही सामने उनका ब्लड निकाला गया और मुझे उस ब्लड के साथ एक रूम में भेजा गया। मैं जब ब्लड को लेके गई थोड़ी देर इंतज़ार किया, थोड़ी देर मैं इंतज़ार करती रही कि क्या रिपोर्ट आएगी या क्या है। मुझे बाहर बैठा दिया और वेट करने के लिए बोला और मैं इंतज़ार करती रही काफ़ी। उस रूम के बाहर जो लेबल लगा रहता है रक्त का, उसके बगल में ही एक एड्स का लेबल लगा हुआ था। तो मैं उसको रूम के बाहर जो लिखा था मैं उसे पढ़ रही थी और मैंने ध्यान भी नहीं ज़्यादा दिया था उस टाइम तो, लेकिन उस रूम के बाहर काफ़ी लोग थे, जो भीड़ लगी हुई थी। तो थोड़ी देर बाद वो सैंपल, उसकी रिपोर्ट भी आ गई और फिर मेरे को फिर नीचे भेज दिया। मैं फिर से दीदी के पास चली गई और उनके बेड के पास बैठी रही। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से डॉक्टर ने बुलाया और उन्होंने बोला कि आपको पता है इनकी वो क्या बीमारी है। मैंने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आज ही इनको देखने आई हूँ। तब उन्होंने डॉक्टर ने बताया इन्हें एड्स की बीमारी है। मुझे बहुत धक्का सा लगा और मैं बहुत ही परेशान भी हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया है यार, ऐसा क्यों हुआ है। तब उन्होंने डॉक्टर ने मुझे फिर से उस रूम में भेजा जिस रूम में मतलब पहले ब्लड के लिए भेजा था। तो उन्होंने बोला
कि आप जो दवाइयाँ हैं इनकी वहीं से आपको लानी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उस रूम में ऊपर गई। उसी रूम के सामने एक रूम भी था जहाँ से दवाइयाँ भी मिलती थी, तो वहाँ से उनकी दवाइयाँ दी। लेकिन उस जो लाइन में थे बहुत सारे लोग लगे हुए थे, तो मैं खड़ी खड़ी देखती रही और सोचती रही कि काफ़ी सारे लोग थे और बहुत छोटे बच्चे भी थे। तो मैं, एक डॉक्टर था जो मतलब साइड में ले जाके, एक लड़की थी और 2-3 डॉक्टर थे, एक लड़की एक लड़का, अलग अलग लोग थे जो बातें कर रहे थे। तो शायद वो समझा रहे थे, शायद वो पेशेंट थे, एड्स के मरीज़ थे। मैं उन बच्चों को देखती रही। कोई 15 साल का था तो कोई लड़का 25 से 26 साल का, और एक बहुत छोटी लड़की थी, शायद होगी वो 12-13 साल की होगी। मैं देखकर बहुत हैरान हो रही थी, बहुत दुख भी हो रहा था। कैसे कैसे ये लोग ऐसी बीमारी के पेशेंट बन जाते हैं। लेकिन दीदी को देखकर बहुत ही दुख हो रहा था कि उनको शायद इसी बीमारी की वजह से उनके घर वाले उनको छोड़ के चले गए हैं। बहुत, आज भी मुझे उनकी दीदी का चेहरा हमेशा याद आता है। तो मैं ये इसलिए बातें कर रही हूँ आपसे क्योंकि अगर हमारे आसपास ऐसे पेशेंट है भी, उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती। कुछ होते हैं जो शायद अपनी खुद की गलती के शिकार होते हैं, लेकिन एक 12-13 साल की लड़की की क्या गलती होगी? 15-16 साल के बच्चों का क्या कसूर होगा? एक छोटे से छोटे बच्चों का क्या कसूर होता? उन बच्चों से, या फिर अगर लोग हमारे आसपास ऐसे हैं भी, तो प्लीज़ उनसे नफ़रत मत कीजिए। ऐसे लोगों को जो होता है ना, सहानुभूति की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप तो पढ़े लिखे हो, आज सब इस बीमारी के बारे में सब ही जानते हैं। ये बीमारी कभी छूने से नहीं होती है, या किसी के साथ खाना खाने से नहीं होती है, किसी के साथ बैठने से नहीं होती है। किस तरह से होती है, ये जानकारी मुझे आप तक पहुंचाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आजकल सभी जानते हैं इस बीमारी के बारे में। मैं तो सिर्फ इसलिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर ऐसे पेशेंट है आपके आसपास या घर में भी हो सकते हैं, तो प्लीज़ उनसे नफरत मत कीजिए। प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि उन्हें पता होता है उनकी जैसे मौत तो सबको ही आनी होती है, लेकिन उन लोगों को पता है उनकी मौत कब आनी है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारी मौत कब आनी है। जब पता होता है मौत कब आनी होती है ना, तब तकलीफ़ ज़्यादा होती है। शायद हमारे पास शब्द भी नहीं होते, या वो लोग कैसे जी रहे होंगे बता भी नहीं सकते। लेकिन जब मैंने उन दीदी को अकेला पाया ना, तो उस दिन से मुझे बहुत ही दुख हुआ। आज तक उनकी जो, उसको देखकर बड़ा ही दुख हुआ मुझे। ये चीज़ मैंने अपने घर पे भी नहीं बताई थी उस टाइम, उस समय नहीं बताई थी, क्योंकि अगर मैं बताती तो शायद मुझे ही डांट पड़ती कि तुम्हें नहीं पता था, क्यों देखने गए थे। मतलब अलग अलग सोच, क्योंकि मेरे सास ससुर भी थे, क्योंकि सास ससुर नहीं समझेंगे, हस्बैंड को तो शायद मैं समझा भी लेती, शायद सास ससुर नहीं समझते, ना जाने क्या क्या सोचते। वो जो दीदी है, आज तक उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है कि वो किस तरह से अच्छी खासी थी, इतनी हेल्दी थी, और उनको ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये राज तो शायद उन्हीं के साथ ही चला गया है, कभी कोई पूछ ही नहीं पाया। बस मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर आप ऐसे पेशेंट है तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, उनसे नफ़रत मत कीजिए। बस प्लीज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो में कुछ, अगर क्या बोलूँ मैं आपको, लेकिन ये है कि समझा, एक होता है ना, एक
प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है समझाने के लिए, तो शायद मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं आप लोगों को समझा सकूं, बता सकूं, क्योंकि मैं घर घर जाके तो नहीं समझा सकती ना। तो बस रिक्वेस्ट है आपसे, यही कर सकती हूँ कि आप समझिए। बीमारी सिर्फ एड्स की ही नहीं, कोई और भी बीमारी होती है तो प्लीज़ पेशेंट से कभी भी नफ़रत मत कीजिए। चाहे कैंसर है या फिर टीबी की बीमारी है या कोई भी बीमारी है, अगर हमारा कुछ अंग खराब भी हो जाता है तो उनसे नफ़रत मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज़। वो आपके अपने ही होते हैं। जब स्वस्थ होते हैं, खूबसूरत होते हैं, तो आप लोग उनके साथ हंसते हो, बोलते हो, मुस्कुराते हो। और जैसे ही उनकी खराब हो जाता है कुछ अंग का हिस्सा, तो आप उनसे दूर भागते हो, घृणा करने लगते हो, जैसे वो इंसानी एक कीड़ा है, एक ऐसा कीड़ा जो आपको मतलब आपके बदन को छू लेगा तो आपको भी वो बीमारी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है ना। प्लीज़ समझिए इस बातों को। उनको हेल्प की ज़रूरत है, आपके प्यार दुलार की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए, उनको प्यार से रखिए, प्यार और अपना दुलार दीजिए। मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या मेरे को ये नहीं जानना है कि मेरी वीडियो कैसी है, आपको अच्छी लग रही है या ख़राब लग रही है। बस मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के इर्द गिर्द आसपास या आपके घर में, भगवान न करे आपके घर में भी हो ऐसे, लेकिन अगर कहीं भी कोई दिख जाता है तो प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए। ज़रूरी नहीं हम उन्हें पैसों से ही हेल्प कर सकते हैं। अरे हम थोड़ा अगर ऐसे हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं, हम उनसे बैठकर सिर्फ उनका हाल चाल भी पूछ लेते हैं, उनके पास 2 पल बैठ भी जाते हैं ना, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वो लोग इंतज़ार करते हैं कि हमारे पास भी कोई आके बैठे, हमसे बातें करे। बस थोड़ा सा उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी ले आओगे ना कुछ पल के लिए, उनके लिए वही काफ़ी होता है। तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। काफ़ी दिन वो बीमार होती रही दीदी, काफ़ी बीमार थी वो, उस टाइम अस्पताल में अकेली ही पड़ी रही। मैं तो उसके बाद घर ही आ गई थी, पर मैंने घर वालों को तो बताया ही नहीं था। फिर अचानक एक दिन फिर से मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि उनकी डेथ हो चुकी है। मुझे बहुत रोना आया, काफ़ी दिनों तक उनका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा, बहुत रोना भी आया। मैंने अपने घर वालों को बताया तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ। बस इसी तरह से। तो प्लीज़ अगर आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं तो प्लीज़ उन्हें अकेला मत छोड़िए, क्योंकि उन्हें प्यार दुलार की ज़रूरत होती है उस समय। आपको कैसे ही समझाऊं, क्योंकि आप कोई भी अनपढ़ तो रहा नहीं है ना, आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो। छोटे से छोटे बच्चे भी आजकल इतने समझदार होते हैं कि हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ ऐसे लोगों की हेल्प, ज़रूरी नहीं है पैसों से हेल्प की जाती है, तो पल बैठकर ऐसे लोगों के पास बैठकर बातें कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। ये भी लोग मुस्कुराना चाहते हैं, इनके सामने मौत खड़ी होती है, लेकिन वो मौत आ रही है उनके धीरे धीरे उनके पास, वो जानते हैं, लेकिन हम उनकी मौत को दूर तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पल की खुशी तो दे ही सकते हैं। उसमें कोई पैसा तो नहीं लगता। शरीर का हमारा जब कोई भी अंग खराब हो जाए तो हम उसे काट के तो नहीं फेंक सकते। उसी तरह फैमिली का हर मेंबर ही हमारा अपना ही होता है, तो हम उनसे दूर कैसे हो सकते हैं? ऐसा मत सोचिए, उनसे दूर रहने या दूर होने की कोशिश मत कीजिए। प्लीज़ उन्हें प्यार और दुलार दीजिए। यही मैं आपको इस मैसेज के ज़रिए समझाना चाहती हूँ कि शरीर का
कोई भी चीज़ है, हमारी बॉडी का पार्ट कुछ भी ख़राब हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमसे बात करना घिरना करना शुरू कर दे, ऐसा तो नहीं ना। तो प्लीज़ मैं जो समझाना चाह रही हूँ शायद आप समझ ही रहे होंगे। तो प्लीज़ मैं यही चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाह रही आप मुझे कमेंट करो ना करो, लेकिन मेरी बात प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए, समझिए मेरी बातों को। मैं क्या समझा रही हूँ आपको, क्या समझाना चाह रही हूँ, क्या ही समझाऊँ आपको, क्या ही बोलूँ, कैसे समझाऊँ। मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या बोलूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। बस ठीक है, घर घर जाके तो मैं समझा नहीं सकती, इसलिए इसके ज़रिए मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप। तो प्लीज़ आप समझिए, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।